राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये सेशन हमारा करंट अफेयर की सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और इसमें हम लोग बजट के बारे में अध्ययन करेंगे, यूनियन बजट 2024-25। क्योंकि केंद्रीय बजट, यूपी बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी की बहुत सारे प्रश्न से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग कर रहे हैं केंद्रीय बजट, फिर हम लोग यूपी बजट का वीडियो आपको कल मिलेगा। इसके बाद हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे, फिर हम लोग स्कीम्स के बारे में अध्ययन करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग फटाफट से क्या कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम लोग बजट को संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे और इससे लगभग 5 प्रश्न के आसपास आपको मिलते हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग सही कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये बजट है, सिर्फ एक क्लास से बन जाएंगे सारे प्रश्न, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए कि आरओ की तैयारी में अगर आप 60 डेज आपके शेष हैं और 22 दिसंबर को पेपर है तो 60 दिन आपके पास हैं। 60 दिनों में अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अधिकारी बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल रहा है और टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, जिससे आप अपनी समग्र तैयारी करके इसमें सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप सभी लोग दोस्तों सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस और आरओ के लिए मात्र 249 में लोवेस्ट प्राइस पे आपको मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है हमारे एप्लीकेशन पर, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री पीडीएफ नोट्स, आंसर राइटिंग क्लासेस, फ्री एसे राइटिंग, डाउट क्लियरिंग और फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस फटाफट से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ये सभी बैचेस आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो अपनी मनपसंद बैच का चयन करके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं बजट पे। बजट का अध्ययन हम लोग को करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए यहाँ पर मैं शो करने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो है बजट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर केंद्रीय बजट के बारे में अध्ययन आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। 24-25 का मतलब क्या, बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। मतलब ये 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के लिए लागू है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज। और ये 18वीं लोकसभा का पहला बजट था, पहला पूर्ण बजट था। ठीक है, इससे पहले जो 17वीं लोकसभा का अंतरिम बजट पेश किया गया था, क्योंकि इलेक्शन ईयर था तो उसमें पूरा बजट नहीं पेश किया जाता है। अंतरिम बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, याद रखिएगा। और ये आपका पेश किया गया है 23 जुलाई को। ठीक है, ये आपका 23 जुलाई को पेश किया गया है। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके परीक्षा में आ सकती है। ठीक, चलिए अब केंद्रीय बजट मैंने आपको बता दिया आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 2023-24 का पढ़ेंगे और बजट हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग 2024-25 का पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए अब बजट के बारे में बेसिक डिटेल्स हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए, बजट होता क्या है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण आपका बजट होता है। ठीक, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। हमारे संविधान में जो शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण, उसका उपयोग किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद कौन सा बजट के लिए है, 112, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट के बारे में बताता है। ठीक, भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति नहीं प्रस्तुत करता, राष्ट्रपति के बिहाफ पे कौन करता है, वित्त मंत्री। तो राष्ट्रपति का नाम होता है दोस्तों, भारत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन करता कौन है, केंद्रीय मंत्री
या कैबिनेट मंत्री करते हैं। ठीक, चलिए, भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। उल्लेख किसका है? वार्षिक वित्तीय विवरण का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप सबको स्पष्ट हो रहा होगा। अब देखिए, बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय कौन सा है? तो बजट प्रभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बजट प्रभाग होता है, ये बजट बनाता है। ठीक है, नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से। ठीक है, नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से बजट प्रभाग जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो बजट को प्रिपेयर करता है। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, बजट के प्रमुख घटक में राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान इसमें होता है, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय अनुमान होता है, समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय के बारे में डिटेल्स होती हैं, और आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति के बारे में बताया गया रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? वर्ष 2017 तक भारत सरकार द्वारा दो बजट पारित किए जाते थे, एक रेल बजट और एक आम बजट। मतलब 2017 तक दो बजट थे, एक रेल बजट अलग होता था, आम बजट अलग होता था, उसके बाद इसे मर्ज कर दिया गया, अब एक ही बजट पेश किया जाता है। ठीक, चलिए, बजट के चरण में देखिए, सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पर आम चर्चा होती है, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है लोकसभा में, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, और फिर वित्त विधेयक पारित होता है। याद रखिएगा, विनियोग विधेयक जो है ये आपका खर्च को अप्रूवल देता है या अनुमोदन करता है खर्च का, कि सरकार जो खर्च कर रही है उसका अनुमोदन या अप्रूवल कौन करेगा? तो विनियोग विधेयक अगर पारित हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि सरकार व्यय कर सकती है अब पैसे का, जितने पैसे की उसने मांग बजट में की थी। ठीक है, तो ये व्यय पक्ष का अनुमोदन करता है। ठीक है, और वित्त विधेयक आपका आय पक्ष का अनुमोदन करता है। ठीक है, कोई भी नया सरकार को टैक्स लगाना है, ड्यूटीज लगाना है, या टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है, तो उसे वित्त विधेयक में इस पारित कराना आवश्यक होता है उस चेंज के द्वारा। मतलब कोई भी टैक्स नया लगा रही है सरकार, तो वित्त विधेयक जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक, फाइनेंस बिल जब तक पास नहीं होगा तब तक वो नया टैक्स इम्पोज नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए ये भी पास होना जरूरी है। तो ये इनकम साइड को अप्रूवल करता है, अप्रूवल देता है, और ये आपका एक्सपेंडिचर साइड को अप्रूवल प्रदान करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर भारत का संविधान बजट के लिए कौन कौन से प्रावधान करता है? पहला, देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, करारोपण वाला कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो ये आपको याद रखना है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती सरकार के द्वारा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और कोई भी टैक्स करारोपण करने वाला विधान विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। कानून द्वारा किया गया विनियोग मतलब अप्रोप्रिएशन, मतलब जो धन भारत की संचित निधि में है उससे सरकार को एक वित्तीय वर्ष के लिए पैसा दिया जाता है बजट पारित करने के बाद। मतलब सरकार खर्च जो करेगी पैसे का, वो पैसा कहाँ पर है? भारत की संचित निधि में होता है। उस पैसे को निकालने के लिए, सरकार को देने के लिए, सरकार को सक्षम बनाने के लिए, खर्च करने के लिए बजट का पारित होना अनिवार्य है। इसीलिए लिखा गया है, बजट पारित किए बिना सरकार कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती, भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। ठीक, संसद की भूमिका क्या है? धन विधेयक या वित्त विधेयक कराधान को शामिल करते हुए केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आप सबको पता है, मनी बिल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आप लोग जानते हैं केवल लोकसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अनुदान की मांग पर मतदान भी केवल और केवल लोकसभा करती है, राज्यसभा के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। क्यों लोकसभा करती है? क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि केवल और केवल लोकसभा में आपके चुने जाते, सीधे जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, विधायक जो होते हैं वो चयन करते हैं।
ठीक, वोट करते हैं। तो राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं होते। नेक्स्ट, धन विधेयक या वित्त विधेयक 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापस कर दिया जाना चाहिए, और नहीं भी करती है तो मान लिया जाता है कि जिस रूप में लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा था उस रूप में पारित हो गया। ठीक, लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। मान लीजिए राज्यसभा ने सिफारिश कर दी कोई संशोधन की, फिर लोकसभा के ऊपर है वो चाहे तो उसे स्वीकार कर ले, और स्वीकार कर लेगी तो बहुत अच्छी बात है, तो संशोधित रूप में धन विधेयक पारित मान लिया जाएगा। और नहीं स्वीकार करेगी तो लोकसभा ने मूल रूप में जिस विधेयक को भेजा था उसे मूल रूप में पारित मान लिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम राज्यसभा होल्ड कर सकती है केवल 14 दिन तक, इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती। तो इसीलिए याद रखिएगा, पैसे के मामले में या धन संबंधी मामले में लोकसभा को अपर हैंड दिया गया है, ज्यादा शक्ति दी गई। क्यों? क्योंकि लोकसभा मतलब लोगों का सदन, हाउस ऑफ पीपुल, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सीधे लोकसभा में बैठते हैं, इसीलिए उनके पास सर्वोच्च शक्ति होती है। सरकार चुनने की भी, अपने नेता चुनने की भी, देश का सर्वोच्च नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसका चयन भी दोस्तों लोकसभा से ही होता है। ठीक है, क्लियर? जनरली लोकसभा से होता है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से नहीं बन सकता, राज्यसभा से भी बन सकता है, लेकिन जनरली लोकसभा जो होता है वो सीधे चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं, इसलिए लोकसभा से ही जनरली आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, बजट के बारे में प्रावधान देख लेते हैं। केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, लक्षित क्षेत्र की बात करें, टारगेट ग्रुप की, तो अंतरिम बजट में कहा गया था कि हमें 4 मुख्य समुदायों, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो 4 आपके टारगेट एरियाज हैं। कौन कौन से टारगेट कम्युनिटीज हैं? गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। अब कम्युनिटीज आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये सारी चीजें नहीं है दोस्तों। यहाँ पर गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, यहाँ पर ये 4 कम्युनिटीज हैं जिन पर अंतरिम बजट में बोला गया था ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक, क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं बजट की प्राप्तियां और बजट का व्यय कितना कितना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आप सबको ध्यान भी रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, यहाँ पर देख लेते हैं बजट की विषय वस्तु क्या है। केंद्रीय बजट 2024-25 में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1.48 लाख करोड़ ये किसके लिए दिया गया है? शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, और रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मिडिल क्लास पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है केंद्रीय बजट 2024-25 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं बजट में प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। बजट में कृषि, रोजगार, मानव संसाधन विकास, मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान विकास और अगली पीढ़ी के सुधार सहित 9 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कृषि, रोजगार, मानव संसाधन विकास, विनिर्माण, सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान विकास और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म सहित 9 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। तो 9 एरियाज याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। कितने एरियाज हैं? तो 9 एरियाज हैं। कौन कौन से? कृषि, रोजगार, मानव संसाधन विकास, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। क्लियर? तो केंद्रीय बजट 2024-25 9 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए बजट की प्राथमिकताएं, ये आपके 9 क्षेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए, चतुर्दिक समृद्धि और सशक्त विकास का पथ, तो 9 क्षेत्र आपके ये हैं। देखिए, कृषि, ठीक है, विनिर्माण और सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार, कौशल, शहरी विकास, नवाचार, अनुसंधान विकास, मानव संसाधन विकास, ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के सुधार। तो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसलिए आपको दिखाया कि आप लोग याद कर सकें। तो ये आपके लिए क्या है?
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 9 पॉइंट्स आपके रेडी होने चाहिए, 9 एरियाज पर ध्यान केंद्रित किया गया है बजट 2024-25 में। ठीक है, मतलब बजट की प्राथमिकताएं क्या हैं? बजट की प्राथमिकताएं आपकी 9 क्षेत्र। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों प्राथमिकता नंबर 1। अब एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके किस प्राथमिकता में क्या चीज महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, उस पर भी देखेंगे। तो इन उपायों में सबसे पहला है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। ठीक है, इसमें 109 नई उच्च उपज वाली फसल किस्में जारी करना और 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट केंद्र स्थापित करना, दलहन और तिलहन के उत्पादन, भंडारण और विपणन को बढ़ावा देना और तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करना शामिल। ठीक है, याद रखिएगा 109 नई उच्च उपज वाली फसल किस्में जारी करना, 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट केंद्र स्थापित करना, दलहन तिलहन के उत्पादन, भंडारण व विपणन को बढ़ावा देना, तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करना शामिल है। ठीक, इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सरकार राज्यों के साथ मिलकर 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्या करेगी? इसके कार्यान्वयन की सुविधा सरकार प्रदान करेगी कृषि में। ठीक है, राज्यों के साथ मिलकर 3 वर्षों में किसान और उनकी भूमि को कवर किया जाएगा कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करके। ठीक, क्लियर है? याद रखिएगा, आप सभी लोगों को याद रखना है, मतलब पूरा डिजिटाइजेशन हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर लैंड्स का। ठीक, किसानों और उनकी भूमि को कवर किया जा रहा है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के द्वारा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों। अब प्राथमिकता 2 की बात कर लेते हैं, रोजगार और कौशल, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखिए बजट में रोजगार से जुड़ी हुई प्रोत्साहन जैसी योजनाएं, जैसे बजट में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन जैसी योजनाएं और कौशल को बढ़ावा देने की पहल की गई है, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना और 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करना शामिल है। तो जहां पे दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पर डार्क ब्लैक से आपको रिप्रेजेंट किया गया है जो पॉइंट्स, ठीक है, जैसे रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, और इसका उद्देश्य क्या है? 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना और 1000 ITIs का उन्नयन करना। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका प्राथमिकता 2 में बोला गया है। 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे और 1000 ITI को अपग्रेड करेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस। उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास हेतु ऋण की भी घोषणा की गई है। तो ये पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को ही हम लोग ITI के नाम से जानते हैं। आप सब लोग ITI के बारे में निश्चित रूप से सुने होंगे। चलिए, इसके बाद मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि के से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जा सके, जिससे प्रत्येक वर्ष 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है। मॉडल कौशल ऋण योजना परीक्षा में आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जा सके, जिससे प्रत्येक वर्ष 25,000 छात्रों को मदद मिल सके। तो ये मॉडल कृषि ऋण योजना है, मॉडल कौशल ऋण योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। 7.5 लाख रुपए की मदद 25,000 छात्रों को प्रतिवर्ष देने की उम्मीद है। प्राथमिकता नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। इसमें आदिवासी समुदायों, महिला उद्यमियों सहित हाशिए पर स्थित समूहों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए समर्थन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, विशेष रूप से ट्राइबल्स और महिला उद्यमियों और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उन पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए समर्थन पर जोर दिया गया है।
अब इसमें सरकार की पूर्वोदय पहल, जो पूर्वोदय पहल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका उद्देश्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास करना है, ठीक है, जिससे मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ा जा सके, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूर्वोदय पहल का उद्देश्य क्या है? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सहित भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास करना, जिसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और आर्थिक विकास पर जोर दिया जा सके, जिससे राष्ट्र विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ सके। बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वोदय पहल, इस बार के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वित्त मंत्री ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की। ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 63,000 गांव, 5 लाख आदिवासियों को लाभ मिलेगा। और आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के 63,000 गांव शामिल होंगे, जिसमें 5 करोड़ आबादी होगी आदिवासियों की, वो इसमें कवर होगी, ठीक। नेक्स्ट, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। साथ ही इस वर्ष ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खुली जाएंगी पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर मतलब उत्तर पूर्व क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है। और साथ ही इस वर्ष ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। जो जो पॉइंट्स मैंने स्टार लगाए हैं, ये तीनों ही पॉइंट आपके इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिकता नंबर 4, इसमें बजट में इस प्राथमिकता नंबर 4 क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। बजट में एमएसएमई के लिए समर्थन पर जोर दिया गया है, जिसमें श्रम प्रधान निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें प्रति आवेदक 100 करोड़ रुपए तक की नई स्व वित्त पोषण गारंटी निधि की पेशकश की गई है। मतलब एक आवेदक पर, मतलब प्रति आवेदक 100 करोड़ रुपए तक की नई स्व वित्त पोषण गारंटी निधि, मतलब हर आवेदक के लिए 100 करोड़ रुपए की स्व वित्त पोषित गारंटी निधि की पेशकश की गई है। एमएसएमई के लिए एक श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया है, ठीक है। इसके लिए सपोर्ट के तौर पे 100 करोड़ रुपए की स्व वित्त पोषित गारंटी निधि की पेशकश की गई है प्रति आवेदक, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई लोन के लिए अपनी आंतरिक मूल्यांकन क्षमताओं को बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर, एमएसएमई को ज्यादा से ज्यादा लोन देने का प्रयास किया जाएगा, यही बात कही जा रही है। इसके अतिरिक्त मुद्रा ऋण सीमा पिछले तरुण श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए 20 लाख रुपए तक बढ़ जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप सबको पता है, उसमें शिशु, किशोर और तरुण 3 कैटेगरी थे, ठीक है। उसमें तरुण श्रेणी के लिए 20 लाख रुपए तक दोस्तों इसमें ऋण सीमा कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब, किस वर्ष स्टार्ट हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। बजट में 50 खाद्य वितरण इकाइयां स्थापित करने, 100 खाद्य गुणवत्ता प्रयोगशालाएं स्थापित करने और ई कॉमर्स निर्यात केंद्र बनाने जैसी पहले भी शामिल है। जिन जिन पर देखिए बोल्ड किया गया ना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैं स्टार भी लगा दे रहा हूं, ठीक। इसके अलावा 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए एक योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करना है। मतलब 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए एक योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को शामिल करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 पॉइंट्स जो हैं, 50 खाद्य वितरण इकाइयाँ,
100 खाद्य गुणवत्ता प्रयोगशालाएं स्थापित करना, ई कॉमर्स निर्यात केंद्र बनाने जैसी पहल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, मुद्रा ऋण में तरुण श्रेणी में 20 लाख तक लोन अब दिया जाएगा। प्राथमिकता नंबर 5 देखा जाए, चलिए प्राथमिकता नंबर 5 क्या है दोस्तों? शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। देखिए, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। मतलब समझिए, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्लास को घर दिए जाने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता भी शामिल है। सरकार क्या कर रही है? बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों एवं बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ भी सहयोग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद पीएम स्वनिधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वनिधि की सफलता के आधार पर, पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर सरकार अगले 5 वर्षों में वार्षिक रूप से 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हाट स्थापित करने की योजना बना रही है। मतलब अगले 5 वर्षों में 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब अर्थात हाट स्थापित करने के लिए सरकार योजना बना रही है पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट उतना नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर 100 हाट स्थापित करने की योजना सरकार बना रही है। इसके बाद आ जाते हैं प्राथमिकता नंबर 6, ऊर्जा सुरक्षा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली हर महीने 300 यूनिट तक देने के लिए छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है। मतलब सरकार चाह रही है हर घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिले, लेकिन कैसे फ्री मिलेगी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देने के लिए छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, जिनसे उनका बिजली का खर्च जो है लगभग फ्री हो जाए, ठीक है। हर महीने तक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। 1 करोड़ घरों को सौर की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये भी आपके लिए याद रखिएगा। इसमें परमाणु ऊर्जा को भारत के ऊर्जा मिश्रण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में रेखांकित भी किया गया है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, 7वीं प्रायोरिटी क्या है? बुनियादी ढांचा, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर। इस दिशा में सरकार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत वित्तीय सहायता बनाए रखने की कोशिश करेगी। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो हमारे जीडीपी का 3.4% है। तो जीडीपी का 3.4% कितना है? 11,11,111 करोड़। ये किसके लिए? पूंजीगत व्यय के लिए रखा गया है दोस्तों, आवंटित किया गया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना के चरण 4 की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना के चरण 4 की घोषणा की गई है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार के लिए नेक्स्ट आपका क्या है? बिहार के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत सरकार कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक जैसी परियोजनाएं और बैराज, नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई सहित 20 अन्य योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। मतलब आपको पता है जेडीयू ने एनडीए में सपोर्ट किया है, बहुमत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इसलिए बिहार के लिए स्पेशल पैकेज है, ठीक है। बिहार के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक जैसी परियोजनाएं और बराज, नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई सहित 20 अन्य परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो ये अमाउंट याद रखिएगा, बिहार के लिए 11,500 करोड़ रुपए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आपको याद रखना है, इसके अतिरिक्त असम, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम को बाढ़ प्रबंधन, भूस्खलन और संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो बिहार का इंपॉर्टेंट है, न्यूज में खूब था, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्राथमिकता नंबर 8 देखते हैं। प्राथमिकता नंबर 8 क्या है दोस्तों? नवाचार, अनुसंधान और विकास। सरकार बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना करेगी, जिसमें वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राष्ट्रीय अनुसंधान कोष, याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसंधान कोष आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को, स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना करने के लिए 1000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। ये दोनों ही आपके राष्ट्रीय अनुसंधान कोष और उद्यम पूंजी कोष। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा कोष है? राष्ट्रीय अनुसंधान कोष। ठीक, क्लियर? बुनियादी ढांचा और प्रोटोटाइप विकास का समर्थन करने के लिए, और उद्यम पूंजी कोष आपका अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना करने के लिए 1000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न मल्टीपल स्टेटमेंट का निश्चित रूप से आ सकता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निश्चित रूप से आ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आप प्रायोरिटी नंबर 9, क्लियर? ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी नंबर 9 के बारे में। तो यहाँ पर प्राथमिकता नंबर 9 क्या है बजट की, ये देख लेते हैं। अगली पीढ़ी के सुधार या नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीति ढांचे, श्रम सुधार और एफडीआई नियमों के सरलीकरण की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी जो ढांचा है उसमें श्रम सुधार और एफडीआई नियमों के सरलीकरण की, सिंप्लीफिकेशन की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अन्य मुख्य बातों में देखा जाए तो अन्य मुख्य बातों में क्या क्या चीजें हैं। तो सरकार आर्थिक नीति फ्रेमवर्क देख लीजिए। इस सरकार आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने के लिए एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क का निर्माण करेगी और रोजगार के अवसरों तथा सतत उच्च विकास के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए स्टार नहीं लगाया, जिन पे स्टार लगाया बस वही आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। श्रम संबंधी सुधार में देखिए, ई श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से ऐसा वन स्टॉप समाधान सुगम होगा। उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की सुगमता बढ़ाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीनीकृत किया जाएगा या नवीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ एकीकरण किया जाएगा। ठीक है, दूसरा, उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की सुगमता बढ़ाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को रिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट, सरकार जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए एक टैक्सोनॉमी विकसित करेगी। ठीक है, एक नया टैक्स का क्लासिफिकेशन डेवलप करेगी, टैक्सोनॉमी, जो जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, आप एफडीआई के बारे में देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज निवेश, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बातें कही गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ओवरसीज निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल किया जाएगा। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को इजी किया जाएगा एफडीआई और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है,
आगे आ जाते हैं, यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधाजनक हो सके। पहला, प्राथमिकताओं पर आधारित निवेश हो सके। तीसरा, ओवरसीज निवेशों के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपए के उपयोग हेतु अवसरों को बढ़ावा मिले। मतलब बेसिकली एफडीआई और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको इजी इसलिए बनाया जाएगा कि ये 3 लक्ष्य हमारे पूर्ति हो सके। पहला, एफडीआई निवेश सुविधाजनक हो सके, प्रायोरिटी पर आधारित निवेश हो, और ओवरसीज निवेशों के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपए के उपयोग हेतु अवसरों को बढ़ावा मिले। मतलब इंडियन रुपीस का जो उपयोग है वो बढ़े। ये 3 उद्देश्य हैं दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट के रूल्स को और रेगुलेशंस को इजी बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एनपीएस वात्सल्य, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए बजट में सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से कौन सी स्कीम्स हैं, तो एनपीएस वात्सल्य उसमें से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। वयस्कता की आयु होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए जो 18 वर्ष से कम है, एडल्ट नहीं है, उनके लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी और इसमें कंट्रीब्यूशन जो है माता पिता और अभिभावक दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं स्कीम्स में आपको बताऊंगा भी। ये स्कीम आपकी लॉन्च भी हो चुकी है। ठीक है, एनपीएस वात्सल्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। वयस्कता की आयु होने पर इस योजना को सहज रूप से सामान्य न्यू पेंशन स्कीम खाते में बदल दिया जाएगा, एनपीएस खाते में बदल दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब नई पेंशन स्कीम, एनपीएस नई पेंशन योजना में क्या चीजें की गई हैं। एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने कार्य में पर्याप्त प्रगति की है। देखिए, एनपीएस जब से लागू हुआ, पुरानी पेंशन खत्म हुई जब से, तब से लगातार सरकारी कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम वापस आनी चाहिए। ठीक है, तो अब पुरानी पेंशन स्कीम वापस आनी चाहिए। इसके संबंध में गवर्नमेंट स्कीम में बात करेंगे। बहुत ही यूनिवर्सल यूपीआई स्कीम जो आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। उसके बारे में प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। इसमें देख लेते हैं बजट में क्या बात कही गई है। एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने कार्य में पर्याप्त प्रगति की है और इस दिशा में एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाए रखी जाएगी। ठीक है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये इसके बाद आती है। एनपीएस वात्सल्य और यूनिफाइड पेंशन स्कीम इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम वाला जो वीडियो आपको दूंगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए, उसमें पूरा आपको मिल जाएगा डिटेल। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर सुधार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा और सरलीकरण का प्रस्ताव है। ठीक है, परिवर्तनों में संशोधित आयकर स्लैब और कटौती, कर अनुपालन का सरलीकरण और पूंजीगत लाभ कराधान में सुधार करना शामिल है। तो बहुत ज्यादा इतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका सीमा शुल्क सुधार। कस्टम ड्यूटी में क्या रिफॉर्म हुए हैं, जीएसटी और कस्टम शुल्क दरों को युक्ति संगत बनाने, आवश्यक दवाओं और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए छूट के साथ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। नॉट एज इंपॉर्टेंट एज अदर डिटेल्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब विवाद समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना, अपील हेतु मौद्रिक सीमा में वृद्धि, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण, आकलन को सुव्यवस्थित करने के उपायों जैसी पहलों का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और कर निश्चितता प्रदान करना है। विवाद से विश्वास योजना कुल मिला के बात यही, सरकार का उद्देश्य क्या है कि जितना भी डिस्प्यूटेड आपका टैक्स है जो अभी भी सरकार के पास नहीं आया है, उसको किसी तरीके से मैक्सिमम जो है रिकवरी कर लेना, यही उद्देश्य होता है इस योजना का। ये लगातार आपके पिछले 5-7 साल से बजट में रही है दोस्तों। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप चार्ट के माध्यम से देखिए, मैं कुछ डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। प्रमुख मदों पर किए गए व्यय, सबसे ज्यादा व्यय किसमें किया गया है, तो देख सकते हैं आप रक्षा पर, डिफेंस पर 4,54,773 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। टॉप 5 आपको याद रखना है, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पर रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास 2,65,808 करोड़। तीसरे नंबर पे कृषि और संबद्ध कार्यकलाप 1,51,851 करोड़। नेक्स्ट है आपका गृह 1,50,983 करोड़। फिर आपका है 5वें नंबर पे आपका शिक्षा आ रहा है 1,25,638 करोड़।
अभी भी दोस्तों शिक्षा बहुत नीचे है और स्वास्थ्य उससे भी नीचे, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा के जस्ट बाद आना चाहिए। रक्षा तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देश की सुरक्षा है, देश का अस्तित्व देश की सुरक्षा से ही है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को संरक्षित रखने के लिए रक्षा पर सर्वाधिक व्यय आवश्यक है। क्यों? क्योंकि चीन हमसे कई गुना ज्यादा कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक शिक्षा, ये 5 आपके हो गए। इसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पर कितना किया गया है? तो स्वास्थ्य पर 89,287 करोड़ का व्यय किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉप 5 और स्वास्थ्य, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज आपकी करोड़ों में है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने लिखा है। ठीक है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहां पर आयकर अधिनियम का सरलीकरण, करों का पुनः निर्धारण, कैपिटल गेन का टैक्सेशन। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें कही गई हैं देख लेते हैं। बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस आयकर अधिनियम 1961 को पढ़ने और समझने में आसान बनाना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका यही है। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा चीजें मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दी गई। ठीक है, अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 आपकी स्टार्ट की गई। बस यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। आयकर एक्ट जो है दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 जो है, उसको सिंप्लीफाई करना, पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए आम जनता के लिए। और दूसरा विवाद से विश्वास योजना 2024। ठीक है, जो फंसा हुआ पैसा है उसको निकाला जा सके सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब याद रखिएगा यहां पर ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं दोस्तों किसी भी स्थिति में। ठीक, अब देखिए, नई कर व्यवस्था जिसके लिए बहुत बातें हुई, बहुत मिडिल क्लास के लिए बोला गया कि टैक्स का रिलीफ है। तो ये टैक्स स्ट्रक्चर देखिए नया लागू किया गया है, आप सब लोग देख सकते हैं। देखिए बजट, केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये आपके लिए डेटा मैं लेकर आया हूं। तो कर राहत और नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स का संरचना क्या है, मॉडिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों। देखिए 0 से 3 लाख रुपए के लिए 0 टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख तक की आय के लिए 0 टैक्स है। 3 से 7 लाख के लिए 5% टैक्स है। ठीक है, 7 से 10 लाख के लिए 10%, 10 से 12 लाख के लिए 15%, 12 से 15 लाख के लिए 20%, 15 लाख से अधिक के लिए 30%। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपए तक का कर लाभ होगा, यहाँ पे जो नया टैक्स सिस्टम है उसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। लगभग 4 करोड़ वेतन पेंशनर, लगभग 4 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉय और पेंशनर को आयकर में राहत दी गई है। ठीक है, वेतनभोगी कर्मचारियों, सैलरीड एम्प्लॉय जो हैं, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में जो हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ये मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, मल्टीपल स्टेटमेंट का प्रश्न बन सकता है, निश्चित रूप से नोट करिएगा। ठीक है, 50,000 से बढ़ाकर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए कर दिया गया है सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के लिए, सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। और पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। पेंशनर्स के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ये 2 चीजें मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अन्य चीजों में देख लेते हैं। यहां पर हाँ, यहां पर देखिए बजट अनुमान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टोटल जो बजट का अनुमान है वो कितना है, 48.21 लाख करोड़ रुपए। इसको याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो राजकोषीय घाटा, तो जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 4.9% है। ये डिटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल। ठीक है, आप यहां पर
बजट भाषण में भारत के निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति पर प्रकाश डाला गया, जो 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय भी किए गए। तो आपको याद रखना है बजट का साइज और फिस्कल डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। इसको आप लोग निश्चित रूप से अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा जितना मैंने बताया, ठीक है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो बजट अनुमान कितना है, तो बजट अनुमान आपका है 48,20,512 करोड़ रुपए का। मतलब बजट आपसे पूछा जाएगा तो बजट कितने का पेश किया गया, तो बजट आपका इतने का पेश किया गया है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। ये डिटेल आप लोग को याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कितने का है, तो जीडीपी का 4.9%। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, क्लियर। अब सबसे आखिर में एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए क्या किया था, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए बताया था, ठीक है। बजट का आकार 48,20,512 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब इसमें वैसे तो देख लीजिए पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए यहाँ पर राजस्व व्यय आपका 31,29,200 करोड़, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां हैं एक, ठीक है। और पूंजीगत प्राप्तियां में आपका 16,91,312 करोड़, राजस्व प्राप्तियां 31,29,200 और 16,91,312, ये आपकी राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां हो गई, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद व्यय में बात कर लेते हैं, तो आपका ये राजस्व व्यय है 37,09,401 करोड़ और पूंजीगत व्यय है 11,11,111 करोड़। ये डिटेल पर्टिकुलरली आप लोग याद रखिएगा, मेरे हिसाब से इस बार ये आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। पूंजीगत व्यय 11,11,111, क्योंकि सारा 111 है, इसलिए एक विशेष डिटेल है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक। और राजकोषीय घाटा आपका 4.9% जीडीपी का आपको मैंने बता दिया। बजट का साइज 48,20 आपको समझ में आ गया, मतलब 48.21 लाख करोड़, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। 48,20,512 करोड़ पूरा है, 48.21 लाख करोड़, 48.21 शॉर्ट फॉर्म में लाख करोड़ आपको याद रखना है, ठीक, क्लियर है। उम्मीद करता हूं सब दोस्तों को क्लियर आया होगा, बजट समझ में आ गया होगा, एक एक डिटेल मैंने बता दी है, और बजट पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस के लिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाक से बेल आइकन पे ऑल दबा लीजिए। और आप सभी लोगों को बता दूं, अगली वीडियो जो आपको कल मिलेगी वो इकोनॉमिक सर्वे की मिलेगी, या पहले कल यूपी बजट का दे देंगे, फिर इकोनॉमिक सर्वे देंगे, फिर गवर्नमेंट स्कीम इंडिया, फिर गवर्नमेंट स्कीम यूपी की। तो इकोनॉमी का पूरा पोर्शन आपका करंट का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप बच्चों की मांग थी कि सर बजट की वीडियो ले आइए, तो इसीलिए सबसे पहले वीडियो बजट की ले आई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर दबाइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।